क्या पढ़ा था? 36वां चैप्टर पढ़ा था, सूत्र स्थान का ना, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का 36वां चैप्टर भी हमने पढ़ा। अब आज हम देख रहे हैं 37वां चैप्टर। बड़ा क्लियर सा नाम है, भूमि प्रविभागीयम अध्याय। जो भूमि है उसके विभाग किए गए। अच्छा, भूमि के ये विभाग क्यों किए गए? भूमि के विभाग इसलिए किए गए कि एक कहावत है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो वैसी ही एक और कहावत हो सकती है कि जैसी होगी जमीन वैसी होगी औषधि। तो इसलिए आचार्य ने ये एक चैप्टर बताया जिसमें कि कई चीज़ें बताई। तो सबसे पहले क्या बताना शुरू करा कि भूमि के भेद बता दिए कि ये पार्थिव भूमि है, महाभूतों के आधार पर बता दी। किसी ने पूछ लिया, भैया ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हैं? तो बताया कि देखो, जैसी भूमि होगी वैसी औषधि होगी। ठीक हो गया। अब औषधि लेने के बाद में फिर किसी ने पूछ लिया वहाँ पे कि चलो हमने औषधि लेनी शुरू करी, पर ऐसा तो है नहीं, कुछ औषधियाँ हर समय मिलती हैं, कुछ कभी कभी मिलती हैं, तो क्या करोगे? उसका भी समाधान यहीं करते चले गए। फिर एक और बात बता गए कि ठीक है, इतना सब है तो कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनको नया लेना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसी थी बिना पुरानी लिए काम नहीं चलेगा, वो भी बता दी। सब कुछ बताने के बाद में आचार्य ने फिर एक और मज़ेदार बात बताई कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अगर कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो कौन सी है, आप पहचान नहीं सकते, तो मदद किसकी लेनी है, वो भी यहाँ बताया। इस बात को सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में आचार्य चरक ने बताया, वो यहाँ सुश्रुत ने बताया। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आ रही, वो हुआ कि सब आपने इकट्ठा कर लिया और आपको ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करना है, या कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जो आज अवेलेबल है कल को नहीं अवेलेबल होगी, तो उसको आपको स्टोर करना है। तो स्टोरेज के लिए जो भेषजागार है उसका वर्णन सुश्रुत के इसी चैप्टर में। तो ये एक इन शॉर्ट समरी थी इस पूरे चैप्टर की। अब शुरुआत करते हैं। अथोवाच भगवान धन्वंतरी, जैसा भगवान धन्वंतरी ने कहा, जैसा मेरी समझ में आया वैसा हम बताते हैं। जिन्हें एग्जामिनेशन पर्पज से इसको पढ़ना है चैप्टर को, एमडी के एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम्स हैं, वो लोग इसको मार्क करते चल सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो कोर्स है मेरी वेबसाइट geofit.com पे उस कोर्स सेक्शन में इसको हमने अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे आपको क्विज़ेस भी मिलेंगी, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वापस चैप्टर पे आते हैं। औषधि ग्रहण करने के लिए, जैसा की चैप्टर ही है भूमि प्रविभागीय, तो भूमि की आचार्य ने परीक्षा बताई कि पहले आपको भूमि की परीक्षा करनी है कि कौन सी औषधि किस भूमि में लेनी। इसको समझने के लिए, इसके पर्पस को समझने के लिए हम चौथा श्लोक पहले पढ़ेंगे। चौथा श्लोक क्या कहता है? कहता है कि जो औषधि लेनी है वो औषधि उसी के गुण वाली भूयिष्ठ गुण भूयिष्ठ भूमि से लेना। जैसे आचार्य कहते हैं कि स्वगुण भूयिष्ठ भूमि जो है, पृथ्वी के गुण से भूयिष्ठ भूमि, तो उसके लक्षण ये हैं। अंबु गुण भूयिष्ठ भूमि के लक्षण ये हैं, अग्नि गुण भूयिष्ठ के ये हैं, अनिल गुण के ये हैं, ये इसके। तो ये गुण कौन से महाभूत से संबंधित हैं? अच्छा, इसका क्या पर्पस हुआ, एक छोटा सा समरी देखते हुए चलते हैं। तो आचार्य ने बाद में एक जगह वर्णन किया छठे में कि अगर आपको विरेचन द्रव्य लेना है तो वो पृथ्वी और अंबुगुण भूयिष्ठ भूमि से लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विरेचन द्रव्यों का वर्णन आया वहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये अधोगामी है, तो ऐसे महाभूतों की प्रधानता वाली भूमि से लीजिए जिनका स्वयं का कैरेक्टर भी अधोगति है, मतलब पृथ्वी और जल। ऐसे ही आगे वमन द्रव्य किससे लेना है, तो वमन द्रव्य उन महाभूतों की प्रधानता वाली भूमि से ग्रहण करना ठीक रहता है जो कि ऐसी हो जहाँ पे आकाश और ऊर्ध्वगामी, आकाश है, वायु है, इनके गुण से संबंधित भूमि हो, और अग्नि भी। और अगर आपको ऐसी मेडिसिन लेनी है जो दोनों काम करती हो तो आप उस भूमि से लीजिए जिसमें दोनों प्रकार के लक्षण हैं। ठीक। अच्छा, संशमन करना है तो विशेष रूप से आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि का जो प्रोडक्ट है आप उसका इस्तेमाल करिए, और इस हिसाब से बलवत्तराणि भवंती, इनके बलवत होते हैं, बलवान होते हैं। ठीक। तो
अगर इसी तरह से हमने प्रॉपरली भूमि सेलेक्ट करके औषधियाँ ली, काल सेलेक्ट करके औषधियाँ ली, तो बलवान औषधियाँ मिलेंगी उचित समय से हमने और उचित स्थान से संचित की। वापस आइए शुरुआत में। तो एक अच्छी भूमि हमें कैसे देखनी है, तो उसमें बहुत सारे लक्षण बताए हैं, हम यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन सी जगहें नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर किसी को फांसी दी जा रही हो, जहाँ पर कोई वध हो रहा हो, ठीक है, देवता का स्थान हो ऐसी जगहों पर, ठीक, और ऊषर भूमि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ भूमियाँ हैं जिनको छोड़ करके जो भूमि है उनको हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी भूमि, अच्छा 3 वर्ण बताए भूमि के, कृष्णा, गौरी, लोहिता। तो काली, गोरी और लोहिता, तो हमने इसे एक फॉर्मूला बना लिया, कासर, काला, सफ़ेद और रक्त। तो ऐसी भूमि, ये सब परीक्षा कर लिया। इन लक्षणों वाली भूमि से एक तो हमने औषधि लेनी है, लेकिन उसके बाद भी कंडीशंस हैं जो आचार्य ने बताई हैं कि अच्छी जगह से भूमि अच्छी हो लेकिन कृमि ने खा लिया हो, विषजुष्ट हो, आतप से, पवन से, अग्नि से, तोय से, किसी भी वजह से अगर वो औषधि जो है वो अपार्थक हो चुकी है, गुणों में न्यून हो चुकी है, तो भी नहीं लेनी है। और अच्छे तरह से हम ये सब परीक्षण कर लेंगे। अनुपहतम एक रसम, अनुपहतम और एक रसम, ठीक है। तो अनुपहतम एक रसम, पुष्टम, तो ये सारे कुछ गुण बताए आचार्य ने कि हमें लेना है। अच्छा, औषधि ग्रहण करते समय अगर पूछा जाए कि आपकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, तो उदीच्याम, ठीक ना, उदीची, कौन सी दिशा में, उत्तर की दिशा में मुंह करके जा करके तब लेनी चाहिए। इनके क्या कारण है, तर्क वितर्क करने का भी हमारे पास स्थान और समय नहीं है, पर अकारण कोई बात नहीं कही जाती, ये मान के हमें इसे पढ़ना है, ठीक। पहले हम एक बार बात करके आ गए कि अलग अलग लक्षण बताए गए भूमियों के। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था शुरुआत में, वापस उसी पे आ गए, चौथे श्लोक पे 5 भौतिक लक्षण बता दिए गए, मतलब कौन सी महाभूत से भूयिष्ठ है भूमि, और वाकई में ध्यान देने लायक है। जहाँ पे स्थूल हैं वृक्ष, अच्छी शस्य हो रही है, वर्ण में श्याम है, कृष्ण है, गुरुवी है, तो वो पृथ्वी गुण भूयिष्ठ भूमि मानी जाएगी। जो स्निग्ध है, शीतल है ना, बहुत सारा पानी है और अच्छे कोमल वृक्ष हैं, घास है, ऐसी जहाँ पे माहौल दिख रहा है, तो उसको हम मानेंगे कि ये क्या कहते हैं, अपनी जल की गुण से अम्ब गुण भूयिष्ठ भूमि है। जिसके वर्ण अलग अलग प्रकार के हों, छोटे छोटे पत्थर हैं और अल्प पांडु वृक्ष हैं, प्ररोह वाले वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अग्निगुण भूयिष्ठ भूमि हो गई। ऐसे ही जो वृक्ष और गधे और राख के वर्ण के समान धूसर वर्ण की है, तो उस भूमि को हम क्या मानेंगे, वो अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए कि तनु वृक्ष हैं, पतले पतले वृक्ष हैं और अल्प कोटर हैं, कोटर वाले हैं। एक अगर आपको पश्चिम वायु के गुण याद हों, जो अभी हमने पहले सूत्र स्थान के पीछे चैप्टर में पढ़ा है, तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो मनुष्य होते हैं ऐसे क्षेत्र के जहाँ पे पश्चिम दिशा की वायु बहती है, वो लीन एंड थिन होते हैं और तगड़े होते हैं, तो राजस्थान आदि के जैसे। मृद्वी है, समा है, अश्वभ्र, त्यक्त रसजा जला, सर्व तो असार वृक्षा और महापर्वत वृक्ष प्राया, श्याम वर्ण की, आकाश गुण भूल, बहुत बड़े बड़े। तो कुछ आचार्यों ने कहा नहीं ये सारे बातें एक बात अलग है, लेकिन अलग अलग ऋतु में बता दी, जैसे प्राविट, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, ठीक है, इनमें अलग अलग चीज़ें लेनी है। प्राविट में मूल, शरद वर्षा में आपके पत्र, और उसके बाद में आपका जो है अगली ऋतु कौन सी है, शरद, शरद के अंदर आपका बता दिया त्वक को, और हेमंत, हेमंत में बता दिया क्षीर को, और बसंत, बसंत में बता दिया सार को, ग्रीष्म के अंदर फल को। ऐसा ऐसा बहुत सारे आचार्यों का मत आचार्य ने यहाँ पे कोट किया है। एक्चुअली ये इनका मत नहीं है, कोट किया गया मत है, लेकिन अगर पूछा जाए तो इसे बहुत बार सुश्रुत के मत से ही मान लिया जाता है। हालांकि अगर सही से देखा जाए तो ये सुश्रुत का मत नहीं, वो खुद भी कहते हैं कि चिद आहु आचार्य, कुछ और आचार्य ऐसा मानते हैं, फिर बाद में उसको खंडन कर देते हैं, तत्तु न सम्यक, ये गलत है, ऐसा सही नहीं है। सौम्य आग्नेयात्वाद जगत, और कारण बताते हैं कि देखो चूंकि जगत दो ही प्रकार का है, सौम्य और आग्नेय,
एजर्शन रीजन में पूछा जा सकता है ये। तो सौम्य आग्नेय दो ही प्रकार का जगत है, तो इसलिए औषधि भी उसी बेसिस पे लेनी चाहिए। अगर सौम्य औषधि लेनी है तो सौम्य ऋतु में लेनी चाहिए, सौम्य गुणभूष्ट भूमि से लेनी चाहिए, सौम्य स्थान से लेनी चाहिए, आग्नेय गुणभूष्ट भूमि से आग्नेय ऋतु में औषधियों को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अव्यापन्न, मतलब गुण जो है उसके हों। नीचे आचार्य ने क्लियर किया ना, सौम्य औषध सौम्यानाम औषध्यनि सौम्य ऋतेषु गृहीताम सोम गुण भूयिष्ठानि भूमौ जातानि अति मधुर स्निग्ध शीतानि जायन्ते एतेन शेषम व्याख्यातम। तो इस प्रकार से ये वाला जो श्लोक अगला आ रहा है छठा, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नवीन और पुराण औषधियों के ग्रहण करने का क्या नियम आचार्य बताते हैं। तो आचार्य ने कहा कि सब कुछ नया ही लेना चाहिए, सब कुछ नया लेना चाहिए, लेकिन अन्यत्र मधु, घृत, गुड़, पिप्पली और विडंग, तो ये कुछ चीज़ें बता दी कि भाई ऐसा है कि इनको आप पुराण लेंगे। कौन कौन से? मधु, घृत, पिप्पली और विडंग। इसके अलावा जो है वो नवीन ही लेना है। और क्लैरिफाई करते हैं, विडंगम पिप्पली छौद्रम सर्पिश्चापि अनवम हितम शेषम अन्यम तु अभिनवम गृहीये या दोष वर्जितम। कंडीशन जरूर लगा दी गई, दोष नहीं होने चाहिए, नए में भी अगर दोष है तो मत लीजिए। अच्छा ठीक है, आप कहीं गए, आपने कहा कि भाई दूर्वा क्या है, जीवन में पहले आपने दूर्वा नहीं देखी है, अश्वगंधा नहीं देखी और आपको पहचान नहीं है, तो आप मदद किसकी लेंगे? बहुत बढ़िया क्लैरिफाई करते हैं आचार्य। कहते हैं गोपाला तापसा व्याधा ये च अन्य वनचारिणा मूल आहार चैतेभ्यो भेषज अव्यक्तिर इष्यते। मतलब अगर आपको नहीं पता या पता करना है कि फलानी औषधि कहाँ मिलेगी, किसी से मत लीजिए, मदद किनसे लेंगे? गोपाला तापसा व्याध्या, जो गायों का पालन करते हैं, मतलब गाय का ही नहीं, जो भी लोग पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं। तापसा जो तपस्वी हैं, व्याध्या जो शिकार करते हैं, या अन्य जो भी वनचारिण वनवासी लोग हैं, मूल आहाराश्चैतेभ्यो भेषज अव्यक्तिरिष्यते, उन्हीं लोगों से जाकर के औषधि के बारे में पूछना चाहिए। कारण क्या है? जो गाय चराने मतलब जानवर चराने जाते हैं, वो रोज किसी न किसी नई औषधि से उनका इनकाउंटर होता है। तपस्वी वन में ही विचरण करते हैं, और व्याध जो है वो घरों की छतों पे जा करके तो चिड़िया मारेंगे नहीं, उनको भी वन में ही जाना पड़ेगा। तो ये सब लोग या जो वनवासी हैं वो वन में ही रहते हैं, तो उनको आइडेंटिफिकेशन अच्छा होता है। आचार्य चरक ने भी इसी बात को सूत्रस्थान के पहले चैप्टर में कहा है, और ये पूछा जा सकता है अगर रेफरेंस के लिए, तो आपको पहचानना है कि कौन सा किसका श्लोक है। जिस श्लोक में गोपाला जो है शब्द, गोप शब्द ये पहले आ गया, वो सुश्रुत का है, और जिसमें बाद में आता है वो चरक का है। शॉर्ट फॉर्म हम लोग कभी कभी अपनाते हैं, नहीं याद होता, क्या किया जाए भाई, कुछ को नहीं याद हो सकता, तो इस तरह से पहचान लीजिए। और अगर आप याद कर सकते हैं, भाई आपका दिमाग बहुत अच्छा तेज है, याद कर लीजिए। कौन सी औषधियां हैं? वैसे पहले आचार्य ने एक बात कही थी कि जो औषधि है वो उसी ऋतु में लेनी चाहिए जिस ऋतु में वो अपनी परिणत वीर्य हो, मतलब अपने वीर्य को प्राप्त कर चुकी हो। फिर भी कुछ ऐसी औषधियां हैं जो हर समय ली जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं वो? सर्वा अवयव साध्येषु पलाश लवणादिषु व्यवस्थितो न कालो अस्ति तत्र सर्वो विधीयते गंधवर्ण रसोपेताम षड्विधा भूमि ऋष्यति तस्मात् भूमिष्व भावेन बीजिना षड्रसायुक्ता। अच्छा हाँ, पहले वाली बात तो रहेगी कि कौन सी कब लेनी है, कौन सी कब नहीं लेनी है। आचार्य ने कहा है कि ये जो पलाश आदि हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जिनका हमें क्षार वार बनाना है, तो इनको आप कभी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर किसी ने पूछ लिया, कोई महान शिष्य रहा होगा, उसने पूछा, ये बकवास आप हो गई कि ये भूमि से ये फर्क पड़ता है, भूमि से ये फर्क पड़ता है, पर ऐसा तो कुछ समझ में आता नहीं। तो वहाँ एक उदाहरण दिया गया, गंधवर्ण रसोपेता षड्विधा भूमिष्यति तस्माद भूमि स्वभावेन बीजिना षड्रसायुक्ता। जैसी भूमि होगी उसी भूमि का बीजिन मतलब उत्पन्न होने वाला द्रव्य, बीजिना ना, वो उसी स्वभाव का होता है। जैसी माता वैसा उसका जाता। तो इस नाते आपको ये मान के चलना है कि भूमि का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर एक और उदाहरण देते हैं, हमने आगे जाकर के हम पढ़ेंगे भी अपना जो 45वां चैप्टर है उसमें, कि आंतरिक्ष जो जल है वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है,
पर वो जहाँ गिरता है, पत्ती के ऊपर गिर रहा है, किस पे गिर रहा है, उसके हिसाब से स्वभाव लेता है। ऐसे ही और जैसी भूमि में जल गिरा उसी जल से पौधों का पोषण होता है, वैसा ही पोषण ग्रहण करके वैसा ही वो पौधा होगा, उसी स्वभाव का। मतलब जल जो अंतरिक्ष से गिर रहा है वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं, अव्यक्त रस। जिस भूमि में गिर रहा है उस भूमि के रस को वो ग्रहण करेगा, ऐसा आचार्य जाकर के आगे कहते हैं 45वें चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो उसने भूमि की वजह से रस ग्रहण कर लिया, भूमि की वजह से वो उसी के गुण भूयिष्ठ जल हुआ, और उसी जल से पोषण वो औषधि ले रही है। तो उस भूमि के गुण उस औषधि में जल के माध्यम से पहुंच रहे हैं, इस नाते भूमि के गुण उसके अंदर आएंगे। अब इनडायरेक्टली आप एक बात देखिए, बाद में जाके साइंटिस्टों ने बहुत बढ़िया से विवेचना करके ये ढूंढ निकाला कि पौधे जीवित होते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं, वो यहां से पोषण लेते हैं, वो वहां से पोषण लेते हैं, इन्हें सब पता था। ठीक है, तो हाँ, ये तो पौधों की बात हो गई। किसी ने कह दिया साहब ऐसा एक बात बताओ, दूध वूध भी तो लेते रहते हैं, दूध, नख, खुर, बाल, ये सारी चमड़ा वमड़ा सब कुछ प्रयोग किया जाता है, इनका क्या करें? मूत्र पुरुष भी तो लेते हैं, पहले बता रखा है आपने। तो आचार्य ने कहा काम करो, वयस्थ जो है उसके रक्त नोम नख आदि लेंगे, और क्षीर मूत्र पुरीष, 3 चीजें, क्षीर मूत्र पुरीष, ये तभी इकट्ठे करना जब जीर्णाहार हो जाए। आमावस्था में लोगे तो वैसा ही गुण उसके अंदर आएगा, वही तुम्हारे अंदर गुणों का आधान कर देगा। इसलिए ये 3 चीजें आहार जीर्ण होने पर लीजिए, और बाकी सारी चीजें वयस्थ की लीजिए। वयस्थ से मतलब ये है कि जिस अवस्था का हमें लेना है वैसा ही ठीक है। जहां हमें युवा जानवर की चाहिए चीज तो युवा है, वृद्ध की चाहिए तो वृद्ध है, सबके अपने अपने गुण हैं। 46वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। आपने इकट्ठी कर ली, कोई चीज खराब होने वाली है, कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, उसको स्टोर करना है, तो आपको एक कोल्ड स्टोरेज भी बनाना पड़ेगा। उस जमाने में इसे भेषजागार कहते थे। प्रश्न पूछा जाता है कि भेषजागार का वर्णन सुश्रुत संहिता में कहाँ आया है? तो भेषजागार का वर्णन सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान 37वें में आया हुआ है। और क्या क्या चीजें वहां होनी चाहिए? तो प्लोत, मिटदांड, फल, शंकु, बहुत सारी चीजें हैं जो स्टोरेज करनी है, उनकी वहां पे व्यवस्था हो। प्रशस्तायाम दिशि शुचौ, सब बढ़िया दिशा में होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। एक प्रश्न आता है निवात प्रवात एक देशेषु, तो निवात प्रवात एक देशेषु कहाँ कहाँ आता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। 37वां चैप्टर इस तरह से खत्म होता है। भूमि प्रवाहयो अध्याय।